बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ज़ीरो टू हीरो मैथ चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ये प्रीवियस सब्जेक्टिव पेपर है जो आप लोगों का फाइनल हुआ था। इसमें हम लोग ने मतलब सोल्व किया है हैंड आउट से जो आप लोगों का कोर्स है ना, वहाँ से हम लोगों ने इसको सोल्व किया है। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें वो बार बार रिपीट भी कर देते होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ CFG। CFG कहते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, अब देखें कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर सच दैट CFG such that a step a production is applied to the leftmost non-terminal in the working string is said to be leftmost derivation। इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग है, उसकी जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो नॉन टर्मिनल एंगल नहीं, नॉन टर्मिनल एलिमेंट है ना, उसके ऊपर जितनी भी वर्किंग की जाती है, जितने भी उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, जो फाइनल में हमारे पास आंसर आता है, उन सारे आंसर्स को हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। उन आंसर्स को लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ये। ठीक हो गया। और अब उसने ये पूछा है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, इसमें दो एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, यानी कि हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर ली। सिग्मा को स्ट्रिंग से मतलब डिनोट किया जाता है। ये एक स्ट्रिंग डिफाइन कर ली और इसके अंदर दो एलिमेंट है ए एंड बी। अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी है ये वाली। अब उसने कहा है कि इस स्ट्रिंग को इस रेगुलर एक्सप्रेशन में हम किस तरह से जनरेट करेंगे। तो हम देखेंगे इसको कैसे किया जाता है। एस एक स्ट्रिंग है, इसको ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एस जो इसमें हम करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको हम किसी कैपिटल चीज का नेम दे लेंगे। जैसे एक्स दे लिया, वाई दे लिया, जेड दे लिया, मैंने कैपिटल में एक्स दे लिया। अब बी ये लिख दिया और उसके आगे पूरी चीज को नेम दे दिया एक्स का और आगे लिख दिया ए, वही वाला सेम टू सेम उसी चीज को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ मैं x को मतलब फाइनली डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये क्या चीज है। x जो है वो a, यानी कि a और ये वाला x, आगे ये यहाँ b ऑफ x आंसर आ सकता है। अगर तो यहाँ स्टेरिक है तो यहाँ ये नल आएगा। अगर यहाँ स्टेरिक ना होता, यहाँ प्लस का साइन होता, तो ये नल नहीं आना था। अब स्टेरिक है इसलिए ये नल आएगा। ठीक हो गया। उसने कहा कि हम इसे इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, कंसीडर लाइव प्रोडक्शन टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग डेरिवेशन ऑफ द वर्ड। उसने कहा कि फर्ज किया कि लाइव प्रोडक्शन हो रही है एक वर्ड के ऊपर। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट विल बी द अल्टीमेट रिजल्ट। तो आपके ख्याल में कैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइव प्रोडक्शन वो होती है जो जिसमें जो होते हैं ना टर्मिनल, उनको रिप्लेस किया जा सकता है। अगर तो लाइव प्रोडक्शन हो रही है, अगर तो नॉन टर्मिनल चीज नॉन टर्मिनल को ही प्रोड्यूस कर रही है, स्ट्रिंग को, नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग जो है वो नॉन टर्मिनल को ही प्रोड्यूस कर रही है, तो वो लाइव प्रोडक्शन है। अगर नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग टर्मिनल स्ट्रिंग को डिफाइन कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो वो डेड प्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक हो गया, समझ आ रही है मेरी बात की कि लाइव प्रोडक्शन जो है ना, जो लाइव होती है वो नॉन टर्मिनल से नॉन टर्मिनल ही स्ट्रिंग प्रोड्यूस करती है। जितनी दफ़ा हम लाइव प्रोडक्शन को मतलब स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी। ठीक हो गया। अब उसी चीज़ को अगर हम डेड प्रोडक्शन का नाम देंगे तो नॉन टर्मिनल से वन टर्मिनल, मतलब कि एक जो नॉन टर्मिनल होगा वो टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डेड प्रोडक्शन में चली जाएगी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग
स्टेटमेंट, लैंग्वेज इज क्लोज्ड, लैंग्वेज क्लोज्ड कब कहलाएगी? एक स्ट्रिंग है हमारे पास, वो क्लोज स्ट्रिंग है। अगर सॉरी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम इसमें लेंगे, लैंग्वेज है हमारे पास, वो क्लोज्ड तब कहलाएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज पूछ रहा है ना, स्ट्रिंग नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये लैंग्वेज क्लोज्ड तब कहलाएगी जब एक हम कोई खास ऑपरेशन जो है ना उस लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, खास ऑपरेशन, सर्टेन ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। अगर वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकलेगा तो वो सेम लैंग्वेज से ही बिलोंग करता होगा, यानी जिस लैंग्वेज पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ है ना उसी टाइप का रिजल्ट निकलेगा, उसी लैंग्वेज से बिलोंग करता हुआ, तो वो लैंग्वेज क्लोज्ड लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक हो गया? अब ये इतनी सी बात थी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी इसमें। अच्छा, राइट 3 डिफरेंट पार्सिंग टेक्निक्स, हमने पार्सिंग टेक्निक्स लिखनी है ये वाली। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मतलब 4 दी हुई हैं वैसे फाइनल पे आप लोगों के हैंडआउट्स में। तो ये देखो, मैंने उन्होंने 3 पूछी है तो मैंने 3 लिखी है, टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग और पार्सिंग टेक्निक फॉर अ पर्टिकुलर ग्रामर अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक हो गया ये वाली? अब आगे वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 इलस्ट्रेट डिसाइडेबल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अच्छा, इसमें एग्जांपल देनी है। अच्छा, डिसाइडेबल प्रॉब्लम वो होती है जिसमें हम यस या नो का आंसर डिसाइड करना पड़ता है ना, यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम डिसीजन प्रोसीजर करते हैं। डिसीजन प्रोसीजर क्या होता है? यानी यस या नो, या आंसर यस आए या नो आए, ये डिसीजन प्रोसीजर होता है। कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम डिसीजन प्रोसीजर करते हैं उसको डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। समझ आई? कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम डिसीजन प्रोसीजर क्या होता है? यस या नो में आंसर लेते हैं, उस प्रॉब्लम को डिसाइडेबल प्रॉब्लम कहते हैं। अब उन लोगों ने डिफाइन के साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछी थी, तो अब इस एग्जाम्पल को यानी कि मैं करूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाती हूँ। अच्छा, उसने कहा कि 2 रेगुलर एक्सप्रेशन ले ली हमने, 2 रेगुलर एक्सप्रेशन कोई भी ले ली, लेकिन वो सेम लैंग्वेज में है, तो ये भी डिसाइडेबल है। ठीक है? टू गिवन वेदर टू गिवन एफएज एंड आर इक्विवेलेंट, अगर तो 2 एफएज एक दूसरे के बराबर है और वो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी डिसाइडेबल है, मतलब कि इसकी एग्जांपल से। ठीक हो गया? आगे हम देख लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग मोरे मशीन, यानी उन्होंने मोरे मशीन दे दी है, उससे कहा है कि इसको मेले मशीन में कन्वर्ट करो। अब मोरे मशीन में और मेले मशीन में खासा फर्क नहीं होता, बस सेम ही होती है तकरीबन। हम लोगों ने वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही मैंने ड्रॉ कर ली, ये देखिए सेम टू सेम वैसे ही मैंने ड्रॉ किया। लेकिन अब ये देखिए, ये इसकी ना मैंने स्टेट चेंज किया। अब देखो क्यू नॉट स्टेट के ऊपर जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा था आंसर, यानी कि हमारी आउटपुट आ रही थी 0, वो 0 इस बी के साथ, यानी कि जब बी हमारा एग्जीक्यूट होता है तो हमारी आउटपुट आती है 0। ये देखो, बी एग्जीक्यूट हुआ तो आउटपुट आएगी 0 क्यू नॉट स्टेट पे, तो वो 0 जो था वो इसके साथ स्लैश लगा के यहाँ पे कन्वर्ट कर मतलब राइट कर देंगे। ठीक हो गया? अब जब ए की तरफ हमारा जब हमने ए इनपुट दी तो वो क्यू नॉट स्टेट से Q1 स्टेट पे पहुंच गया। जब वो Q1 स्टेट पे पहुंचा तो आउटपुट हमारी निकली 1, ये इसके साथ जो 1 लिखा हुआ ये हमारी आउटपुट है, ये जो राइट की हुई है ये आउटपुट मैंने इसके साथ यानी A के साथ हम लिख देंगे। जब वो Q1 स्टेट के ऊपर B को एग्जीक्यूट करता है, B वापस फिर Q नॉट वाली स्टेट पे आ जाता है। जब Q नॉट पे चलता है तो यहाँ पे आउटपुट है हमारी 0, वो 0 B के साथ स्लैश लगा के हम लोगों ने आउटपुट साथ ही लिखनी होती है मोरे मशीन में। ठीक है? इसको मोरे मशीन में आउटपुट जो होती है वो हमारी इनपुट के साथ ही लिखी जाती है, जबकि स्टेट हमारी बिल्कुल फ्री होती है। लेकिन स्टेट के साथ अगर आपकी आउटपुट लिखी हुई है तो वो मेले मशीन है। ठीक है? ये मेले मशीन है, ये मोरे मशीन है। ठीक है? अब जब हम Q1 स्टेट पे B को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन वो इस तरफ भी जाएगा, B को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो Q2 स्टेट पे चला जाएगा। B को जब एग्जीक्यूट किया तो वो Q2 स्टेट पे चला जाएगा, तो Q2 स्टेट पे के ऊपर जो हमारी आउटपुट है वो 0 है, वो B के साथ मैंने प्रेजेंट कर दी। ठीक है?
अब आगे हम देख लेते हैं, जब Q2 पे हम B को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो आंसर फिर से आउटपुट हमारी 0 आती है, तो वो 0 इसके साथ मेंशन होगी। अगर हम Q2 पे A एग्जीक्यूट करते हैं तो वो Q3 पे पहुंच जाएगा, Q3 पे 1 हमारी आउटपुट निकलती है तो वो 1 के साथ मेंशन होगी, B के साथ हमारी फिर 0 पे आ जाएगी, 0 आउटपुट B के साथ मेंशन होगी। इस तरह ये A1 की जब A को एग्जीक्यूट करेंगे Q3 पे तो वो 1 आंसर आएगा, तो वो 1 ए के साथ मेंशन हो गया। ठीक हो गया। ये हमारी मेले से मोरे मशीन कन्वर्ट हो चुकी है। बस यही कन्वर्जन करनी थी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज्यादा बच्चे डायग्राम देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। अब कंसीडर द लैंग्वेज है कि लैंग्वेज हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है कि वो लैंग्वेज इवन लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज है? इवन। अब वो एक स्ट्रिंग हम लोगों ने ली है ए एंड बी। वो जो इवन लैंग्वेज है वो इस स्ट्रिंग के ऊपर डिफाइन है, यानी इस स्ट्रिंग के ऊपर वो बिल्कुल डिफाइन है। अच्छा, इन हाउ मैनी क्लासेस डज एल में पार्टीशन ए स्ट्रिंग एक्सप्लेन ब्रीफली। उसने ये कहा है कि ये एक लैंग्वेज हम लोगों ने ली है, वो इवन लैंग्वेज है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये बिल्कुल एक दूसरे पे डिफाइन है। अब बताओ कितनी क्लासेस बनाई जा सकती हैं इस लैंग्वेज के लिए जब हम इस लैंग्वेज को पार्टीशन करते हैं, इस स्ट्रिंग को पार्टीशन करते हैं बाय सिग्मा। ये सिग्मा से हम पार्टीशन करते सिग्मा नहीं, ये स्टैटिक से हम पार्टीशन करते हैं, तो बताएं फिर कितनी क्लासेस हमारी बन सकती हैं। ठीक हो गया। हमारी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 4 क्लासेस हमारी बन सकती हैं। ठीक हो गया। अब क्लास 1 जो है उसमें क्या होगा कि यहाँ तो एज जो होंगे, जितने भी ए आएंगे वो सारे इवन होंगे, और जितने भी बी आएंगे वो सारे ओड नंबर में आएंगे। सॉरी, ए जितने ये इवन नंबर में आएगा, यानी ए या 4 दफा होगा या 2 दफा होगा या 6 दफा होगा, और बी जो होगा या 1 दफा होगा या 3 दफा होगा, यानी ओड नंबर में होगा। इसकी क्लास 2 ये बनेगी कि ए और बी दोनों ओड नंबर में आए, यानी 1 3 5 6 7 इस तरह से आए, इवन नंबर में कोई ना क्लास आए। यानी क्लास 3 होगी कि जितने भी एज होंगे वो सारे ओड नंबर होंगे, और जितने भी बीज होंगे वो सारे इवन नंबर होंगे। और क्लास 4 हमारी ये बनेगी कि जितने भी एज होंगे, जितने भी बीज होंगे, सारे इवन नंबर में ही आएंगे। ये 4 हमारी क्लासेस इस लैंग्वेज पे डिफाइंड हो सकती है। ठीक हो गया। अब आगे वाले में हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है explain the concept of prefixes of the language in an other language। pref लिखा है, q in r with the help of an example। उसने कहा कि पहले तो एक्सप्लेन करें इस कंसेप्ट को, फिर उसके बाद इसकी एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल लेके इस चीज को एक्सप्लेन करो। ठीक हो गया। अब 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, क्यू एंड आर। यहाँ हम लोगों ने ले ली कि 2 लैंग्वेजेस है, क्यू एंड आर। देन लैंग्वेज प्रीफिक्स को, यानी किसी प्रीफिक्स को हम प्रेफ क्यू इन आर लिखेंगे, वही चीज को हम फार्मूले में लिखेंगे। ठीक हो गया। अब उसने ये, मैं इसकी यहाँ नीचे एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक क्यू है, उन्होंने एग्जाम्पल ले लिया, ये वाले सारी स्ट्रिंग्स ले ली हैं, एंड आर में हमारे लिए ये स्ट्रिंग्स ले ली हैं। ठीक हो गया। आर की वैल्यूज आर के सामने ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, और क्यू की वैल्यू क्यू के सामने ब्रैकेट में लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है कि क्यू इन आर करना है, तो अब ये देखें, ये मैंने सेम कलर वाले के साथ सेम किया है। ये देखें, ये डबल ए इस स्ट्रिंग में आ रहा है और इस स्ट्रिंग के लास्ट पे आ रहा है। ठीक हो गया। इसको मैंने सेम कलर कर दिया ताकि आप लोगों को डिफरेंस करना इजी हो जाए, आपके माइंड में सेट बैठ जाए। अब ये 5 ए हैं और ये 5 हैं, इसमें सेम आ रहे हैं। अब ये 4 बी हैं और ये वाले 4 बी, इनमें सेम आ रहे हैं। क्यू में आर फाइंड करना है ना, क्यू इन आर फाइंड करना है, तो पीछे अब आर में, अब इन सारी चीजों को भूल जाओ, क्यू वाले की वैल्यूज को सारी को सेम करके भूल जाओ, अपने माइंड में सेट करके ना ये चीज भूल जाओ। अब देखो आर में क्या क्या बचा है, ये फॉर्मूला लिखा है आप लोगों ने, ये फॉर्मूला लिखने के बराबर का निशान लगाया और आगे लिखा कि बी आर में क्या क्या चीज बच गई। एक तो बी बच गया, ये तो सेम था, ये खत्म हो गया। अब अगर येलो वाले का लिहाज से देखें तो 3 बी और 1 ए बचता है, वो हमने राइट कर लिया। और आगे वाले में हम अगर देखें कि ये वाला जो हम लोगों ने रेड कलर में, ये वाला ए जो है ना,
ये वाले जितने भी एज हैं ये इसके लास्ट पे भी आ रहे हैं, तो इसके 3 बी और 3 ए ही बच गए, वो सारे इधर राइट हो गए। ठीक हो गया, यानी आर की वैल्यूज हमने यहाँ राइट करनी है। अब आर में और कुछ भी बाकी नहीं बचा, तो इसलिए हम यहाँ आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, अब ये हमारी प्रेफ क्यू इन आर आ चुकी है। ठीक हो गया, ये बहुत ही सिंपल चीज थी, बहुत ज्यादा, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने एक डायग्राम हमारे पास दे दी है। उन्होंने कहा ये टर्निंग मशीन है। ठीक है, टर्निंग मशीन बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। अब देखिए जरा, हाल्ट स्टेट, अब यहाँ पे लिखा हुआ हाल्ट, यानी अब हाल्ट में क्या क्या मतलब होता है? हाल्ट का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, यानी खत्म हो गया काम आपका, बिल्कुल एंड हो चुका है, एंडिंग स्टेट जो होती है। ठीक हो गया, अब ये स्टार्टिंग स्टेट है हमारी। ठीक हो गया, अब वो इस पूरी डायग्राम में वो हमें क्या समझाना चाह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें शो दैट, हमें मतलब जाहिर करें दिस टर्निंग मशीन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है, और एक्सप्लेन करो कि कैसे ये एक्सेप्ट करती है। ठीक हो गया, ये स्टेट हमारे, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये वाली स्टेट को हम लोगों ने एक्सेप्ट करवाना है इस टर्निंग मशीन से। ठीक हो गया, ये तब तक मशीन चलती रहेगी तब जब तक ये हाल्ट स्टेट पे नहीं चली जाती, यानी एंडिंग स्टेट पे नहीं चली जाती। ठीक हो गया, हम देखें ये टेम्परेरी सॉरी टर्निंग मशीन जो है ना, वो उसके एंड वाले और स्टार्ट वाले, एंड वाला यानी ये एंड वाला और स्टार्ट वाला सेम सेम है। ठीक है, फिर आगे वाला देखना है सेम है, फिर आगे वाला देखना है वो सेम है, और यानी एंड वाले और लास्ट वाले 3 सेम ही होने चाहिए, और सेंटर वाला 3 मतलब कि स्ट्रिंग का दूसरा नंबर होना चाहिए, यानी बी। अब ये देखिए वो ये क्या कह रहा है कि द टीएम matches 1A from the first block and B from the middle block and A from the last block, यानी एक ए यहाँ से लेगा, एक नंबर पहले 3 में से लेगा, एक सेंटर वाले में से लेगा, एक लास्ट वाले में से लेगा। ठीक हो गया, इट रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द लेटर मैच्ड एंड अरेज्ड। अच्छा, ये इससे मैच हुआ, कैंसल, ये इससे मैच हुआ, कैंसल, ये इससे मैच हुआ, कैंसल, ऐसे ये एक दूसरे से मैच करते हुए कैंसल। उसने कहा यहाँ तक जब तक मैच एंड अरेज होते जाए, फाइनली जो टर्निंग मशीन होगी वो हाल्ट स्टेट में चली जाएगी, यानी एंडिंग स्टेट में चली जाएगी, तो वो यानी वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहेगी। ठीक हो गया, अब वो ये इसका नतीजा क्या निकाले, कंक्लूजन क्या है हमारे पास देखो, a की पावर भी 3 थी, यानी 3 बार a था, b की पावर भी 3 3 बार b था, b की पावर a की पावर फिर से 3 थी, यानी कि यहाँ अगर a की पावर n, b की पावर n और a की पावर भी n ले लेना, तो तब भी ये टर्निंग मशीन इस चीज को, इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लेगी, जबकि ये जो fa और pda है ना, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी ये वाली स्ट्रिंग्स जो है ना, ये fa में और pda में नहीं चलती। ठीक है, ये टर्निंग मशीन में चलती हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लें, ड्राइव कॉसम स्काई नॉर्मल फॉर्म CNF क्रॉसपॉन्डिंग द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी कि CNF और CFG को एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग देखो, चला के देखो, और ये हमारी स्ट्रिंग है, ये इतना हमारा क्वेश्चन है। इस वाली स्ट्रिंग को यूज करते हुए CNF और CFG को आपस में एक दूसरे में क्रॉसपॉन्ड करो। अच्छा जी, अगर हम इसको चला के देखते हैं तो ए यहाँ तो, यानी इसका मतलब ये वाली लाइन का मतलब होता है यहाँ ए, या तो बी, ए बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ए या बी में अकेली में कन्वर्ट होगा, या ए बी में कन्वर्ट होगा, या बी ए में कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया, ये नल स्ट्रिंग है। ठीक है, ये जो चीज है ये नल को शो करती है। अच्छा, बी जो है वो 0 0 स्टेट को एग्जीक्यूट करता है, अगर तो बी, अच्छा मैंने वो सारी स्टेट्स सारी यहाँ पे मेंशन कर दी कि किससे क्या क्या आ सकता है, ए से या बी ए आ सकता है, बी ए बी आ सकता है, या ए बी यानी ये वाली चीज आ सकती है, या ये आ सकती है,
ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ ये वाला बी आ सकता है या डबल बी आ सकता है, या ये और ये वाला बी आ सकता है, यहाँ ए अकेला बी आ सकता है, और बी की वैल्यू यहाँ 0 0। अगर बी की वैल्यू 0 0 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की जगह पे 0 0 मेंशन हो गया। अगर बी की अंदर 0 0 चला गया है तो फिर इनडायरेक्टली ए तो बी में मतलब कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर इट्स मीन के ए की वैल्यू भी 0 0, इट्स मीन ये सब की वैल्यू 0 0 होगी, क्योंकि ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0। ठीक हो गया। फिर इस तरह की स्टेट के ऊपर हम लोग जब ये करते हैं तो खुद से वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं खुद से। वो कोई वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने z लिया जो 0 को मतलब कि अप्रोच कर रहा है, और एक मैंने वेरिएबल c ले लिया है जो a b को मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। अगर अब इसकी CNF स्टेट मैं देखती हूँ तो यानी कि a BC में या AB में या BA में या BB में या ZZ में, और B जो है वो ZZ में कन्वर्ट होगा और C होगा AB में, यानी कि हम लोगों ने सारी स्टेट्स खुद बनानी पड़ेगी। और Z जो है Z हमारे पास एग्जीक्यूट करेगा 0 को। अगर Z की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू भी यहाँ पे फिर 0 हुई, B की वैल्यू भी 0 हुई। तो जब B की वैल्यू 0 है तो यानी C की वैल्यू भी 0 हुई। ठीक हो गया। ये हमारा फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ दिस प्रोडक्शन। इसका अल्टरनेट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स लिखी हैं। यहाँ तक एक है, फिर यहाँ तक एक है, फिर आगे एक है, यानी 3 स्ट्रिंग है। अगर हमने इसको एक में ही कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे भी एस ही एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, लेकिन वो तीनों को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? एस एरो लगा के ये वाली वैल्यू, यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम स्लैश यूज करते होते हैं। स्लैश आ गई, फिर उसके बाद BS यानी अगली स्ट्रिंग आ गई, फिर उसके बाद यहाँ अगली वाली स्ट्रिंग आ गई, यानी ये इसका क्या कहते हैं अल्टरनेट था। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको PDA भी बोलते हैं। ठीक हो गया। ये कैसे चलता है? पुश डाउन ऑटोमेटा होता क्या है? ये एक्स्ट्रा मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये FA के पास यानी एक्स्ट्रा मेमोरी होती है जो चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चेक करता है कि क्या ये चीज़ इस चीज़ को बिलोंग भी करती है या नहीं। यानी आप इसके यूजेस देखेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो इसके यूजेस बहुत बेनिफिशियल है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। यहाँ चला गया, नीचे चला गया थोड़ा सा, मैं अभी सेट करती हूँ उसको। अच्छा, सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस के लिए हम PDA का यूज़ करते हैं। हमने बेसिकली इसके यूजेस बताने हैं। तो सिंटैक्स का हम इसकी देखते हैं कि क्या यूजेस हैं। सिंटैक्स एनालिसिस, हम जो भी कोड कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं ना, तो PDA फौरन से उस चीज़ को चेक करता है कि क्या ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैच भी कर रहा है या नहीं। यानी PDA का काम होता है कि उसके कंटेक्स्ट को चेक करना होता है कि ये जो लैंग्वेज इसने राइट की है ये सोर्स कोड है या कोई मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भी या नहीं। अच्छा जी, बैलेंस्ड सिंबल्स को कंप्यूटर में सॉरी जी, ये जो मैथ के सिंबल्स होते हैं ना, ब्रैकेट हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, ये वाली सारी, इनको बैलेंस भी इसी ने करना होता है। इसी ने मतलब इन सारे टैग्स को चेकआउट करना होता है, और इनको जहाँ भी इनका यूज होना होता है और जहाँ पे ये नहीं लगाए होते उनको लगाने का एरर पेश करना और मैच सबको एक दूसरे के साथ मैच करना, ये इसी के PDA की मतलब के काम है। अच्छा जी, एक्सप्रेशन एवेल्युएशन यानी कि मैथमेटिक का जितना भी काम होता है वो भी इसी ने लॉजिक चेक करने होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स फंक्शन कॉल्स एंड रिकर्सिव स्ट्रक्चर को भी इसी ने चेक करना होता है कि बार बार कि क्या ये चीज़ सही एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही, इससे प्रॉब्लम तो नहीं कोई क्रिएट हो, या इसमें कोई एरर तो नहीं। ये PDA का ही काम होता है। व्हाट इज मेड बाय रो लैंग्वेज? रो लैंग्वेज क्या होती है?
ठीक हो गया। ये एक यानी एक जो हम पीडीए पीछे पढ़ के आए हैं, उस पीडीए को अगर हम सीएफजी में कन्वर्ट कर दें, पीडीए को सीएफजी में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो एक समरी टेबल बन जाता है। वो टेबल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे ये है, और उसके सामने उसमें वो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, यानी 1 2 3 4 5 यानी एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है, जैसे ये देखें। और इसके सामने रो, मतलब कि रो यूज किया जाता है वर्ड, द रो लैंग्वेज हुज अल्फाबेट, रो लैंग्वेज है ना, इसलिए इसको रो 1 रो 2 रो 3 रो 5 ऐसे, मतलब सीक्वेंस के साथ कंसिस्टेंसी के साथ जाना होता है, इसमें स्टैक कंसिस्टेंसी के साथ और एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा रो लैंग्वेज। ठीक हो गया, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू रो 1 रो 2 रो 3 4 रो 5 रो 6 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 ऐसे सो ऑन चलते जा रहे हैं, जितने भी हमने रोज लिए, ठीक है, टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं उतनी। ये रो लैंग्वेज थी। ये हमारे मतलब CS402 की ये सब्जेक्टिव पेपर था फॉर फाइनल टर्म के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के हैंडआउट्स में से ही बनाया गया है फाइनली। और पिछला ये पेपर है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से मतलब कि समझ आ गया है तो उसके लिए कमेंट भी कर दें अच्छा सा। और अगर आप लोगों ने इसी तरह के और भी लेक्चर्स लेने हैं तो वो कमेंट करके हमें बता दें कि ये वाले लेक्चर आप लोगों को चाहिए। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।